हमने ना कल एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा था। मतलब एंड्रोशियम जो है वो किससे मिलके बना होता है? स्टेमन से। एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमन होती है ना। एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन होती है और स्टेमन के दो पार्ट थे, एक था एंथर और एक था फिलामेंट। फिर हमने एंथर की कंडीशन देखी थी। नॉर्मली क्या होता है? एंथर बाइलोब्ड, टेट्रास्पोरेंजिएट और डाइथिकस। डाई या बाइथिकस है ना, यानी एक लोब में कितने थिका होंगे? दो। एक लोब में कितने थिका? दो थिका। लेकिन एक एक्सेप्शन देखा था। किसका था एक्सेप्शन? वोल्फिया का। वोल्फिया है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। वोल्फिया के अंदर क्या होता है कि एक लोब में दो थिका नहीं होते है ना, तो उसका जो एक लोब होगा वो होगा मोनोथिकस। इसी वजह से कंडीशन बन जाएगी बाइस्पोरेंजिएट। और लोब कितने होंगे? यहाँ भी दो, तो कंडीशन है बाइलोब। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का, इस स्ट्रक्चर में चारों कॉर्नर्स में प्रेजेंट थे माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट थे? माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम उठा के हमने स्ट्रक्चर देखा था और माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सबसे बाहर वाली लेयर थी उसका नाम क्या था? एपिडर्मिस। नंबर कितना होगा? ए। काम क्या होगा? प्रोटेक्शन। उसके बाद जो लेयर थी वो थी एंडोथीशियम। अगली लेयर कौन सी थी? एंडोथीशियम। आगे थी मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स का नंबर कितना था? 1 2 3। कितना था? 1 2 3। ठीक है। उसके बाद थी टेप्टम। उसके बाद थी टेप्टम, सबसे इंपॉर्टेंट। टेप्टम ने सराउंड करके रखा था स्पोरोजिनस टिश्यू को। टेप्टम ने किसको सराउंड करके रखा है? स्पोरोजिनस टिश्यू को। फिर टेप्टम का काम क्या है कि जो अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, यहाँ पे अंदर जो पोलन ग्रेन बनेगा उसको न्यूट्रिशन देना। किससे खींच के? मिडल लेयर से खींच के। ठीक है। और टेप्टम के 3 काम और देखे थे। एक तो ये पोलन ग्रेन बनाता है, एक ये देख लिया न्यूट्रिशन देना, और थर्ड काम था पोलन किट बनाना। सॉरी, पोलन ग्रेन बनाना नहीं, स्पोरोपोलेनिन बनाना है ना। सेकंड फंक्शन क्या था? स्पोरोपोलेनिन बनाना, जिसके ऊपर किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो पहली 3 लेयर है ना, पहली 3 लेयर मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर ये पार्टिसिपेट करते हैं धाइसेंस में। धाइसेंस का मतलब क्या है? देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका? एंथर का। एंथर में ये जो सर्कल बना है ये माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है पोलन ग्रेन। क्या बनता है? पोलन ग्रेन। तो अगर हमें पोलन ग्रेन बाहर चाहिए तो इस स्ट्रक्चर को टूटना पड़ेगा। तो एंथर का जो टूटने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं एंथर का धाइसेंस। क्या बोलते हैं? एंथर का धाइसेंस। तो एंथर के टूटने में, उसके धाइसेंस में 3 लेयर्स का रोल है। वो 3 लेयर कौन कौन सी? पहली एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीशियम, दूसरी थी एंडोथीशियम, और लास्ट थी मिडल लेयर्स। लास्ट थी मिडल लेयर्स। टेप्टम का इसमें कोई रोल नहीं। अब ये वाली प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, दिख रहा है तुम सबको? प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब बनना। जेनेसिस मतलब बनना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। बिल्कुल ध्यान से समझना। इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन बनाएंगे, या उसी का नाम क्या रख दिया? माइक्रोस्पोर। जैसे ह्यूमंस के अंदर मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। उसी तरीके से प्लांट में मेल गैमेट होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है? पोलन ग्रेन। तो हमें मेल गैमेट बनाना है। मेल गैमेट क्या है यहाँ पे? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। क्या है? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। इस पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये बनता कहाँ से है? ये बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। कहां से बनता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और माइक्रोस्पोर मदर सेल का ही एक और नाम है पोलन मदर सेल। तो इसको या तो एमएमसी बोलेंगे या पीएमसी। ठीक है। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल और पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल। ठीक है। यहां से बनेगा पोलन ग्रेन। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने के लिए क्या होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होंगे रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन और डिफरेंशिएशन। देखो, टेप्टम थी। टेप्टम ने किसको सराउंड करके रखा था? स्पोरोजिनस टिश्यू को। टिश्यू है मतलब अंदर क्या भरे हुए हैं? सेल्स। क्या भरे हुए हैं? सेल्स। अब इन सेल्स के अंदर होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। बार बार माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद जो सेल्स बनेंगे उन सेल्स में होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो कोई नया स्ट्रक्चर बनता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल्स में जब माइटोसिस हुआ और उसके बाद डिफरेंशिएशन हुआ तो उन सेल्स ने बनाया
पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बन गया? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बन गया। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें होगा मियोसिस। क्या होगा उसमें? मियोसिस होगा, और मियोसिस होके अब बनेगा टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स। टेट्राड मतलब कितने माइक्रोस्पोर? 4। ठीक है, तो अब बनेगा टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। डाइकोट्स के अंदर जो टेट्राड है वो अरेंज होता है इन टेट्राहेड्रल मैनर, और मोनोकोट्स के अंदर ये अरेंज होता है इन आइसोबाइलेटरल मैनर। ये जो टेट्राड बनेगा, ये टेट्राड डाइकोट के अंदर तो कैसे अरेंज होगा? टेट्राहेड्रल मैनर में, और मोनोकोट्स के अंदर अरेंज होगा आइसोबाइलेटरल मैनर में। कैसे तरीके से? आइसोबाइलेटरल मैनर में। एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना। देखो प्लॉइडी वगैरह सब यहीं से क्लियर होगा, तो ध्यान से सुनना। प्रोसेस का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में किसकी फॉर्मेशन देखनी है हमें? माइक्रोस्पोर की या पोलन ग्रेन की। यही यहाँ पे मेल गैमेट है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ठीक है, अब हमारी जो टेप्टम थी, टेप्टम ने सराउंड करके रखा था किसको? स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या था यहाँ पे? स्पोरोजेनस टिश्यू। अब स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स में हुआ माइटोसिस। क्या हुआ? माइटोसिस। तो उसके बाद और सेल्स बन गए होंगे बहुत सारे। अब स्पोरोजेनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या थी? क्या अब तक कहीं मियोसिस हुआ था? नहीं हुआ। तो स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल थे उनकी प्लॉइडी थी 2n, और अभी माइटोसिस हुआ है। माइटोसिस होके ये सेल बन गए, तो इनकी प्लॉइडी भी 2n, इनकी प्लॉइडी भी 2n। अब इन सेल्स में होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। तो ये सेल बन गया, इस सेल को बोलेंगे MMC या PMC, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल की प्लॉइडी बताना। 2n। अब तो कहीं भी मियोसिस नहीं हुआ ना, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n। क्या होगी प्लॉइडी? 2n। अब यहाँ से शुरू होता है गेम। देखो हमारे पास है माइक्रोस्पोर मदर सेल, प्लॉइडी बताना कितनी है? 2n। प्लॉइडी है 2n। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। कितने सेल बनते हैं? 4 बनते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे यहाँ पे बनेगा टेट्राड। क्या बनेगा? टेट्राड। तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4। कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4। लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर है ये आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पे बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 तो बने माइक्रोस्पोर, पर चारों अभी आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, और ये जो टेट्राड बना माइक्रोस्पोर का, अच्छा माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना क्या है? माइक्रोस्पोर। क्या बना? माइक्रोस्पोर। ये टेट्राड डाइकोट्स के अंदर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होगा, और मोनोकोट्स के अंदर आइसोबाइलेटरल। मोनोकोट्स में आइसोबाइलेटरल मैनर में अरेंज होगा। अब क्या ये चारों जो माइक्रोस्पोर आपस में चिपके हुए ऐसे ही चिपके रहेंगे? ऐसे चिपके नहीं रहेंगे, चारों को अलग अलग होना पड़ेगा। यहाँ तक आया सबको समझ? माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी बताना n। अब क्या होगा कि टेट्राड के अंदर जो माइक्रोस्पोर है वो आपस में जुड़े हुए हैं किसकी हेल्प से? कैलोज की हेल्प से। किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं? कैलोज की हेल्प से। और कैलोज होता है बीटा-1,3 ग्लूकन। कैलोज क्या होता है? बीटा-1,3 ग्लूकन। कैलोज क्या होता है? बीटा-1,3 ग्लूकन होता है। बाद में क्या होगा कि एक एंजाइम आएगा और उस एंजाइम को सिक्रीट करती है टेप्टम। एंजाइम का नाम है कैलेज। एंजाइम का नाम क्या है? कैलेज। जैसे अगर मैं बोलूं कोई भी एंजाइम बोल दिया अमाइलेज, है ना, तो वो उसी चीज पे काम करता है। तो कैलेज बोला तो कैलेज किस पे काम करेगा? कैलोज पे, और कैलोज को तोड़ देगा। तो ये क्या करेगा? ये ब्रेक कर देगा द बीटा-1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज सो दैट माइक्रोस्पोर गेट्स फ्री। अब देखो कैलोज क्या था? बीटा-1,3 ग्लूकन। क्या था? बीटा-1,3 ग्लूकन। बीटा-1,3 ग्लूकन मतलब कौन सी लिंकेज थी? बीटा-1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज थी? बीटा-1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब एंजाइम कौन सा आया? कैलेज। कौन सा एंजाइम आया? कैलेज। कहां से आया? टेप्टम से। कहां से आया? टेप्टम से। ये एंजाइम क्या करेगा? इस लिंकेज को तोड़ देगा। लिंकेज को तोड़ देगा तो हमें अलग अलग कितने माइक्रोस्पोर मिल गए? कितने माइक्रोस्पोर मिल गए? 4। तो प्रोसेस क्या हुई? सबसे पहले हमारे पास कौन सा टिश्यू था? स्पोरोजेनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू?
था स्पोरोजिनस टिश्यू, उस टिश्यू के सेल्स में कौन सी प्रोसेस हुई? माइटोसिस। माइटोसिस। अब माइटोसिस होने के बाद हमें माइटोसिस होने के बाद एक और प्रोसेस हुई जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। अब हमें मिला MMC या TMC। अब इसके अंदर होगा Meiosis। मियोसिस हुआ तो हमें मिला माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी माइक्रोस्पोर्स नहीं मिले, अभी हमें मिला माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सी लिंकेज से? कैलोज से। और कैलोज क्या है? बीटा 1,3 ग्लूकन, या लिंकेज का नाम होगा बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कौन सा एंजाइम आएगा? कैलेज। कौन सा एंजाइम आएगा? कैलेज। कैलेज एंजाइम किसने सीक्रेट किया? टेप्टम ने सीक्रेट किया। लिंकेज टूट जाएगी तो चारों माइक्रोस्पोर, ठीक है, चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग। देखो डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, कितने माइक्रोस्पोर बने? 4। सारे माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी क्या होगी? क्या होगी प्लॉइडी? N। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2 है। माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी 2 है। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी 2 है। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी 2 है। जब तक मियोसिस नहीं होता सबकी प्लॉइडी 2 है। मियोसिस के बाद सबकी प्लॉइडी N। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में प्लॉइडी से। आप देखो, अब यहाँ पे बोला गया माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर। हमें माइक्रोस्पोर मिल गया, पर चाहिए हमें क्या? पोलन ग्रेन। क्या चाहिए? पोलन ग्रेन चाहिए। तो माइक्रोस्पोर से अब हमें बनाना है पोलन ग्रेन। क्या बनाना है? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन है यहाँ पे हमारा मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इट रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर। फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर डिवाइड, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है वो अनइक्वली डिवाइड करेगा। माइक्रोस्पोर क्या है? एक सेल है। सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होता है कैरियोकाइनेसिस। तो अब जो न्यूक्लियस है वो इक्वली डिवाइड नहीं करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा अनइक्वली। अनइक्वली डिवाइड किया तो कितने न्यूक्लियाई बन गया? तो 1 से 2 न्यूक्लियाई बन गए। एक बनेगा बड़े साइज का न्यूक्लियाई और एक बनेगा छोटे साइज का न्यूक्लियाई। जो बड़े साइज का न्यूक्लियस बनेगा उसको बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियाई। ठीक है, या तो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई बोलेंगे या ट्यूब न्यूक्लियाई बोलेंगे। और इसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई या ट्यूब न्यूक्लियाई बना, इसकी शेप कैसी है? इररेगुलर। चिल्ला चिल्ला के लिखते हैं एनसीईआरटी, क्या है शेप? इररेगुलर शेप है। उसके बाद दूसरा न्यूक्लियस बना है स्मॉल साइज का। जो स्मॉल साइज का न्यूक्लियस बना है उसका नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस। उसका नाम क्या है? जनरेटिव न्यूक्लियस। अब जनरेटिव न्यूक्लियस की शेप होती है स्पिंडल शेप। इसकी शेप कैसी है? स्पिंडल शेप होती है जनरेटिव न्यूक्लियस की। अब कैरियोकाइनेसिस हो गया। न्यूक्लियस में डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन कहलाएगा कैरियोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी होगा अनइक्वल। साइटोकाइनेसिस भी कैसा है? अनइक्वल है, जिसकी वजह से एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल। जो बड़ा सेल है उसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल और जो छोटा सेल है उसको बोलेंगे जनरेटिव सेल। बहुत सिंपल है। तो हमें माइक्रोस्पोर मिल गया था। माइक्रोस्पोर से अब हमें बनाना है मेल गैमेटोफाइट। क्या बनाना है? मेल गैमेटोफाइट। प्रोसेस का नाम देंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। क्या देंगे? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। हमारे पास था माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोर के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ये माइक्रोस्पोर हमें मिला था, 4 मिले थे लेकिन एक लेके चल रहे हैं अभी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में जो डिवीजन होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यहाँ इक्वल या अनइक्वल? अनइक्वल। कैरियोकाइनेसिस होगा अनइक्वल। अब इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई बन गए? 2। जो बड़ा वाला बना उसका नाम होगा वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियाई। वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियाई। और जो छोटा वाला बना उसका नाम होगा जनरेटिव न्यूक्लियाई। क्या होगा इसका नाम? जनरेटिव न्यूक्लियाई। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो हमें एक मिलेगा बड़ा सेल और एक मिलेगा छोटा सेल। जो बड़ा सेल में बन गया उसका नाम है वेजिटेटिव सेल और जो छोटा सेल बना उस सेल का नाम है जनरेटिव
सेल। इसका नाम क्या है? जनरेटिव सेल। अब जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो हो जाएगा इस टू साइड स्टेज पे। यहाँ पे कितने सेल बने हैं अभी? दो। कितने सेल बने हैं? दो। तो टू साइड स्टेज पे हो जाएगा। In 60% angiosperm pollination take place in two side stage. Two side stage में कौन कौन से सेल है तुम्हारे पास? एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। लेकिन जो बच गए 40% उनके अंदर पॉलिनेशन होता है थ्री साइड स्टेज पे। कितने स्टेज पे? थ्री साइड स्टेज पे। उनके अंदर ऐसा क्या होगा? उनके अंदर जो जनरेटिव सेल है ना वो भी डिवाइड कर जाता है और डिवाइड करके दो नॉन मोटाइल गैमेट्स बना देता है। डिवाइड करके दो नॉन मोटाइल गैमेट्स बना देता है। तो अब कितने सेल हो गए तुम्हारे पास टोटल? तीन। कितने सेल हो गए? तीन। पहले तुम्हारे पास क्या था? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब 60% में तो पॉलिनेशन इसी स्टेज पे हो जाएगा। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट्स, है ना? वहां तक इनका जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। तो 60% के अंदर तो पॉलिनेशन टू साइड स्टेज में, पर बचा हुआ 40% के अंदर क्या होगा? ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके बनाएगा दो नॉन मोटाइल गैमेट्स। क्या बनाएगा? दो नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो कितने सेल बन गए? तीन। उनके अंदर पॉलिनेशन होगा एट थ्री साइड स्टेज। देखो यही पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। Very rarely microspores undergo repeated nuclear division to form a structure which resemble embryo sac female. This was first of all observed in hyacinthus by Nemack and called as Nemack phenomena. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे तो ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ कि कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है ना उसमें बार बार डिवीजन होता है। बार बार डिवीजन होता है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाएगी और फिर ये जो मेल पार्ट होगा ना, ये एक फीमेल पार्ट होता है एम्ब्रियो सैक, आगे पढ़ेंगे, उस जैसा दिखने लग जाता है जिसको हम बोलेंगे नेमाक फिनोमेना। क्या बोलेंगे? नेमाक फिनोमेना। साइंटिस्ट नेमाक ने डिस्कवर किया था, इसीलिए नेमाक फिनोमेना बोल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी में। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में क्या है कि पोलन ग्रेन की जो आउटलाइन है ना, जो बाउंड्री है वो सर्कुलर है। पोलन ग्रेन की बाउंड्री कैसी है? सर्कुलर बाउंड्री है। और पोलन ग्रेन का डायमीटर लिखा है एनसीईआरटी ने 25 to 50 माइक्रोमीटर है। क्या है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब 10 raised to power -6। माइक्रो मतलब 10 raised to power -6। ठीक है, तो पोलन ग्रेन की आउटलाइन कैसी? सर्कुलर। डायमीटर कितना पोलन ग्रेन का? 20 to 50 माइक्रोमीटर। 20 to 50 माइक्रोमीटर। इट इज कवर्ड बाय टू लेयर्स। जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये दो लेयर से कवर्ड है। कितनी लेयर से कवर्ड है? दो लेयर से कवर्ड है। बाहर वाली लेयर का नाम होता है एक्साइन और अंदर वाली लेयर का नाम होता है इंटाइन। बाहर वाली लेयर का नाम एक्साइन, अंदर वाली लेयर का नाम इंटाइन होगा। अब जो एक्साइन है, एक्साइन बनी होती है एक सब्सटेंस से, उस सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन एक सब्सटेंस से बनी है और सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। कहां से आया था स्पोरोपोलेनिन? टैप्टम। कहां से आया स्पोरोपोलेनिन? टैप्टम से आया। ठीक है, और इस स्पोरोपोलेनिन ने पोलन ग्रेन के बाहर की लेयर बना दी। ठीक है, क्या हुआ? स्पोरोपोलेनिन ने पोलन ग्रेन के कौन सी लेयर बनाई? एक्साइन बनाई। ठीक है, इट इज हीट रेजिस्टेंट, एंजाइम रेजिस्टेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉट डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट पोलन ग्रेन इज इजीली फॉसिलाइज्ड। जब भी किसी प्लांट की डेथ होती है तो उस प्लांट के फॉसिल्स मिलेंगे बाद में हमें, है ना? वहीं पे अगर वो दब जाएगा तो बाद में हमें मिलेंगे उसके फॉसिल्स। हमें कैसे पता चला कि पहले इतने हजारों साल पहले ये प्लांट था? क्योंकि हमें उस प्लांट के पोलन ग्रेन मिले। हमें उस प्लांट के पोलन ग्रेन मिले। क्यों मिले उस प्लांट के पोलन ग्रेन? क्योंकि उन पोलन ग्रेन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि पोलन ग्रेन की जो बाहर की लेयर है, जो एक्साइन है, वो किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन से। किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन पे ना एंजाइम का असर है, ना हीट का असर है, ना किसी माइक्रोब का असर है। ठीक है, इसीलिए इनके फॉसिल्स मिल जाते हैं। At few places where exine is not deposited, called as germ pore through which pollen tube comes out. अब क्या होता है? हमने देखा पोलन ग्रेन की कितनी लेयर हैं? दो। बाहर वाली लेयर का नाम है एक्साइन। बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? एक्साइन। ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में बाहर वाली लेयर का नाम एक्साइन। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि ये जो एक्साइन है ना, ये एब्सेंट होती है।
जैसे यहाँ पे मान लो एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, एक्साइन नहीं है मतलब कौन सा सब्सटेंस नहीं है यहाँ पे, स्पोरोपोलेनिन। कई जगह पे ये एक्साइन एब्सेंट होती है, तो इस खाली जगह को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली लेयर का क्या नाम बताया? इंटाइन। इंटाइन। अंदर वाली लेयर का नाम बताया? इंटाइन। जो इंटाइन होती है ना वो इलास्टिक लेयर है। इंटाइन लेयर कैसी है? इलास्टिक। इलास्टिक है तो आराम से किसी भी शेप में चेंज हो जाएगी। तो जो अंदर वाली लेयर है वो बना देती है पोलन ट्यूब। क्या बना देती है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का क्या काम है वो आगे समझेंगे। इंटाइन क्या बना देती है? पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब बाहर निकलती है कौन से रास्ते से? जर्म पोर। पोलन ट्यूब बाहर निकलती कौन से रास्ते से? जर्म पोर से। तो हमने देखा जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के बाहर वाली लेयर एक्साइन किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन से। लेकिन कई जगह पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है, उस खाली जगह को बोलेंगे जर्म पोर। और क्या होगा कि जो इंटाइन है वो बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। कौन से रास्ते से? जर्म पोर के रास्ते से। अब जर्म पोर का नंबर डाइकोट के अंदर 3 होता है और मोनोकोट के अंदर 1 होता है। देखो मोनोकोट, मोनो मतलब 1, तो मोनोकोट में तो जर्म पोर कितना है? 1। यहाँ से याद कर लेना, ठीक है? कोई रिलेशन नहीं है, याद करने का तरीका बता रही हूँ बस। मोनोकोट में जर्म पोर का नंबर 1, मोनो है तो 1, डाइकोट में उससे 1 ज्यादा है, ठीक है? डाइकोट मतलब 2 और कितने होंगे उसमें जर्म पोर? 3 होंगे, ठीक है? इनर लेयर जो है उसका नाम क्या बताया? इंटाइन। इनर लेयर का नाम बताया? इंटाइन। ये इंटाइन बनी होती है 2 चीजों से, एक तो सेलुलोज से और एक पेक्टिन से। इंटाइन 2 सब्सटेंसेस से बनी है। पहला सब्सटेंस है सेलुलोज, दूसरा सब्सटेंस है पेक्टिन, ठीक है? और इंटाइन कैसी लेयर है? इलास्टिक लेयर है जो कि बाहर आएगी इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। एक्साइन किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलेनिन की। एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन की और इंटाइन बनी हुई है सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज और पेक्टिन, ठीक है? अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन जो है वो एक स्टिकी सब्सटेंस से कवर्ड होता है जो कि बना होता है लिपिड से और कैरोटीनॉइड पिगमेंट से। इसको बोलते हैं पोलन किट। अब टेप्टम ने एक तो स्पोरोपोलेनिन सिक्रीट किया था, दूसरा सिक्रीट किया था पोलन किट। पोलन किट होता क्या है? जैसे देखो आगे ना हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है। कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन इंसेक्ट कराते हैं, कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है। पॉलिनेशन मतलब पोलन ग्रेन्स का फीमेल तक पहुंचना, है ना? तो वो जो पोलन ग्रेन का फीमेल तक पहुंचना है वो या तो एयर लेके जाएगी या वाटर लेके जाएगा या फिर इंसेक्ट लेके जाएंगे, ठीक है? तो वो पॉलिनेशन जिसके अंदर इंसेक्ट इन्वॉल्व है, वहां पे जो पोलन ग्रेन है ना वो एक स्टिकी सब्सटेंस से कवर होता है और उस स्टिकी सब्सटेंस का ही नाम है पोलन किट। होगा क्या कि कोई भी इंसेक्ट है, मान लो मधुमक्खी है, वो किसी फ्लावर के ऊपर आए, वहां से उसने क्या उठाए? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के पास क्या प्रेजेंट है? पोलन किट। पोलन किट स्टिकी सब्सटेंस है तो वो इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएगा, है ना? इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएगा तो जब भी वो किसी और फ्लावर पे बैठेगा इंसेक्ट, तो वहां पे वो पोलन ग्रेन लैंड हो जाएंगे। इस तरीके से हो जाएगा पॉलिनेशन। क्या बताया मैंने? पोलन किट किसके अंदर प्रेजेंट होगी? इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर पॉलिनेशन कराता है इंसेक्ट, वहां पे पोलन ग्रेन के अराउंड प्रेजेंट है पोलन किट, ताकि ये चिपक सके इंसेक्ट की बॉडी से। और पोलन किट बनी किसकी होती है? इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर देख लो फिर भी, लिपिड की और कैरोटीनॉइड पिगमेंट। पोलन किट किसकी बनी होती है? लिपिड की और कैरोटीनॉइड पिगमेंट, ठीक है? डायमीटर कितना होगा पोलन ग्रेन का? 25 से 50 माइक्रोमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर। अब पोलन किट का फंक्शन क्या है? पहली बात तो इसका कलर येलो होता है तो ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरा, ये पोलन ग्रेन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। पोलन ग्रेन्स को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है और ये इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाएगा। इंसेक्ट की बॉडी से अटैच हो जाएगा तो जब भी इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट पे जाएगा तो वहां पे वो पोलन ग्रेन्स को छोड़ देगा और पॉलिनेशन हो गया, ठीक है? तो 3 काम है पोलन किट के। पहला तो येलो कलर का है तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा यूवी रेज। दूसरा यूवी रेज, पोलन ग्रेन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करेगा। और तीसरा इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाएगा ताकि पॉलिनेशन हो, ठीक है? पोज कर दो। अब एनसीईआरटी में
एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम है फ्लावर। क्या है उस ऑर्गन का नाम? फ्लावर। और ये ऑर्गन ऐसा वैसा ऑर्गन नहीं है, ये ऑर्गन काम आता है रिप्रोडक्शन में, इसीलिए फ्लावर को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्लावर। तो देखो, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? द मेरिट्स of flower that we enjoy gazing at, the scents and perfumes that we soon over, the rich colors that attract us are all three as an aid to sexual reproduction। देखो, जो भी हमें इतने सुंदर नज़ारे दिखते हैं सारे, या फिर जो भी खुशबू वगैरह हम लेते हैं फ्लावर से, या इतने अच्छे अच्छे कलर जो हमें देखने को मिलते हैं, ये सारे क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि फ्लावर्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स? सेक्सुअली। प्लांट्स Plants do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि क्या सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। All flowering plants reproduce sexually. A look at the diversity of structures of the inflorescence flowers and floral parts show an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the fruit and seed। यहाँ से important क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट दो हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट कितने हैं? दो। एक तो हमें मिलता है फ्रूट और एक हमें मिलता है सीड। एक मिलता है फ्रूट और एक मिलता है सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कितनी चीजें मिलती हैं हमें? दो। एक तो फ्रूट और एक सीड। अब अलग अलग टाइप के प्लांट अलग अलग जगह पे, कोई डेजर्ट में है, कोई माउंटेन्स पे है ना, अलग अलग जगह पे है, तो उनकी अडेप्टेशंस भी उसी हिसाब से, उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, उसी हिसाब से अडेप्ट कर लिया, तो उसी हिसाब से हमें मिलते हैं उनके प्रोडक्ट जो कि हैं फ्रूट और सीड। In this chapter, let us understand the morphology, structure and process of sexual reproduction in flowering plants. Flower, a fascinating organ of angiosperms. Human, अच्छा ऊपर हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ, एक तो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट कितने हैं? दो। एक तो है फ्रूट और एक है सीड। अब ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत पुराने टाइम से हमारा फूलों के साथ रिश्ता है। Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. कोई भी दुख, सुख, प्यार कुछ भी जताना हो, किसका यूज किया जाता है? फ्लावर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, list at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens। ये लिखवाऊंगी आज कि ornamental value के कौन से फ्लावर्स हैं। कोई भी 5-6 एग्जाम्पल लिखने, एनसीईआरटी ने बोला है, हम लिख लेंगे, गूगल कर रखे मैंने तो वही लिख लेंगे। ठीक है, ऑर्नामेंटल वैल्यू मतलब जिन फ्लावर्स का यूज किया जाता है सजावट में, है ना, और गार्डन्स में भी पूछा है इन्होंने। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। जब भी कोई सोशल सेलिब्रेशन होता है, कल्चरल सेलिब्रेशन होता है, तो जनरली कौन से फूल यूज करते हैं? गेंदे के यूज करते हैं, है ना। रोज करते हो तुम यूज? अमीर, हाँ। In earlier classes, you have read the various parts of a flower. अच्छा, to a biologist, flowers are morphological and embryological marvels in the site of sexual reproduction. एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है? बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर है मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मतलब उसको उसमें क्या दिखती है कि हाँ मेरे को इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है और इसकी एम्ब्रियोलॉजी, सॉरी हाँ एम्ब्रियोलॉजी, एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके अकॉर्डिंग उसने क्या ढूंढा इसमें कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? फ्लावर में। किसमें होता है? फ्लावर में। तो एक बायोलॉजिस्ट ने इसके अंदर क्या क्या देखा? उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एम्ब्रियोलॉजी और उसने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में वो कहाँ पे होता है? फ्लावर में। ठीक है, आप देखो ये पढ़ चुके हम। जो डंडी होती है फ्लावर की उसका नाम क्या होता है? नहीं, पेडिसल। पेडिसल, इसका नाम क्या होता है? पेडिसल। उसके ऊपर होता है डोम शेप का स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है रिसेप्टेकल या थैलेमस या टोरस। रिसेप्टेकल, थैलेमस या टोरस। अब जो थैलेमस है उसके ऊपर कितनी नोड थी? 4 नोड थी। पहली नोड से
निकलती हैं सेप्टल सेपल्स या कैलेक्स बोलेंगे। पहली नोड से बॉल जो Calyx। निकलता है उसका नाम है कैलेक्स। कैलेक्स की यूनिट थी Sepal। सेपल। तुम्हें क्लियर दिख रहा है ये है ही ऐसा। अच्छा, कैलेक्स की यूनिट है सेपल। अब जो सेपल है, सेपल का कलर कैसा होता है? Green। ग्रीन। ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं इन Bud बर्ड stage। स्टेज, इन बर्ड स्टेज। उसके बाद जो सेकंड वॉल था कोरोला। सेकंड वॉल था कोरोला। कोरोला की यूनिट थी पेटल्स। कोरोला की यूनिट थी पेटल्स। ये दिखा रखे हैं, जो बड़ी बड़ी दिखा रखे हैं ना, ये पेटल है। अब पेटल का जो कलर है वो अलग अलग कलर होते हैं अलग अलग फ्लावर्स में, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, है ना, ताकि पॉलिनेशन हो सके। और उसके बाद क्या था? थर्ड जो नोड थी, थर्ड नोड पे प्रेजेंट था एंड्रोशियम। थर्ड नोड पे था एंड्रोशियम। एंड्रोशियम था मेल पार्ट। एंड्रोशियम की यूनिट क्या थी? स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। और जो फोर्थ नोड है, फोर्थ नोड पे प्रेजेंट था गायनोशियम। फोर्थ नोड पे प्रेजेंट होगा गायनोशियम, मतलब फीमेल पार्ट, जिसके पार्ट हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे। सबसे ऊपर होगा स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। इस चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे। गायनोशियम के तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है। अब है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो देखना है हमें। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. हमें फ्लावर दिखता भी नहीं है बाहर, उससे बहुत टाइम पहले ही प्लांट ने डिसीजन ले लिया है कि अब मेरे को फ्लावर लेके आना। ठीक है। Several hormonal and structural changes are initiated which led to the differentiation and further development of the floral primordium. Floral primordium मतलब वो पार्ट जहां से आएगा फ्लावर। ठीक है। फ्लोरल प्राइमोर्डियम क्या है? वो पार्ट जहां से आएगा फ्लावर। तो होता क्या है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि फ्लावर आने से पहले क्या होंगे? बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या होंगे? हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोरल प्राइमोर्डियम में होगा डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। पहले हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जिसका नाम है फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्या है नाम? फ्लोरल प्राइमोर्डियम। अब फ्लोरल प्राइमोर्डियम में क्या हुआ कि इसके अंदर होगा डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। दो प्रोसेस होंगे, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट। क्यों हुई? हार्मोनल चेंजेस की वजह से और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोनल चेंजेस की वजह से और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से। इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस बनेगा, इनफ्लोरेसेंस के पास क्या होंगे? फ्लोरल बड्स, और फिर बन जाएगा फ्लावर। ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस बनेगा, इनफ्लोरेसेंस के पास होंगे फ्लोरल बड्स, और फिर बन जाएगा, बड से हमारा पूरा फ्लावर बन जाएगा। In the flower, the male and female reproductive structure. Male reproductive structure का नाम होगा एंड्रोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का नाम होगा गायनोशियम। इनका डिफरेंशिएशन होगा और डेवलपमेंट होगी। ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन होगा और इनकी डेवलपमेंट होगी। You would recollect that the androecium consists of a whorl of stamen. एंड्रोशियम किस से मिलके बना होता है? स्टेमन से, है ना। और एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और जो गायनोशियम है वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और गायनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलर ग्रेन। करना 1 मिनट के लिए।